Good evening, students. So, this is the part 7th of our special lecture series on Rajasthan APO 2026. And in this lecture, we are going to conclude our discussion upon BNSS that will come in prelims examination. ठीक है, तो आज हम लोग को करना है सेक्शन 152 से लेके 167. इसमें कुछ है नहीं, इसमें खाली रीडिंग ही है, कोई बहुत इंटरप्रिटेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, तो हम रीड करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं सारे सेक्शंस को, और मैं साथ ही साथ पॉइंट आउट करते रहूँगा कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए. ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर. सेक्शन 152, कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस. whenever a district magistrate or a sub-divisional magistrate or any other executive magistrate specially empowered in this behalf by the state government on receiving the report of a police officer or other information and on taking such evidence as it thinks fit considers. अब देखिए यहाँ पर अथॉरिटीज कौन से इन्वॉल्व है 152 के अंदर. यहाँ पर आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स इन्वॉल्व है, जुडिशियल ऑफिसर्स का यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. बिकॉज जो ये सेक्शन है 152 टू 167, दिस रिलेट्स टू द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर. और ये मैंने आपको बता के रखा है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करें. ठीक है, तो 152 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या फिर अगर कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने इस बिहाफ में एम्पावर किया हो, वो जब कोई रिपोर्ट रिसीव करे फ्रॉम ए पुलिस ऑफिसर, मैं आपको बता दूं ये पुलिस रिपोर्ट की बात नहीं हो रही है, ये कोई दूसरा रिपोर्ट है. ठीक है, ये सेक्शन 152 के अंदर का रिपोर्ट है, नॉट लाइक पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 193. रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर और अदर इन्फॉर्मेशन मतलब ये है यहाँ पर कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं यहाँ पर वो सुओ मोटो भी यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं 152 के अंदर. लाइक अदर इन्फॉर्मेशन में ये आ गया कि मान लो जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उनको पता चलता है कि 152 के अंदर का कोई मैटर है. ठीक है, या फिर लाइक वो न्यूज़ देख रहे थे और उनको पता चलता है कि उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर 152 का कोई मैटर इन्वॉल्व है. एंड ऑन टेकिंग सच एविडेंस एज इट थिंक्स फिट, तो यहाँ पे वो तुरंत ही इस प्रोविजन के अंदर एंटर नहीं करेंगे जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड ना हो जाएं. तो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए वो एविडेंस भी ले सकते हैं. एज इट थिंक्स फिट कंसीडर्स. पहला, दैट एनी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस शुड बी रिमूव फ्रॉम एनी पब्लिक प्लेस और फ्रॉम एनी वे, रिवर और चैनल विच इज और मे बी लॉफुली यूज्ड बाय द पब्लिक. तो मान लो पब्लिक के द्वारा यूज किया हुआ कोई पब्लिक प्लेस है. ठीक है, कोई पब्लिक प्लेस है जिसको आमतौर पे पब्लिक यूज करती है. तो यहाँ पे याद रखना ये प्राइवेट पर्सन्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक के लिए है. ठीक है, ये सेक्शन जो है इसको आप किसी प्राइवेट पर्सन के लिए नहीं इन्वोक कर सकते. जब पब्लिक को कोई हिंड्रेंस कॉज होगा सिर्फ तभी इसका इन्वोकेशन हो सकता है. एंड दैट कैन ऑल्सो बी मेड इन फ्रंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट. ठीक है, तो यहां पर ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई न्यूसेंस है जिसको हटाने की बहुत आवश्यकता है किसी पब्लिक प्लेस से. ठीक है, और वो पब्लिक प्लेस जो है इट कैन इन्वॉल्व एनी वे, यानी कोई रास्ता, रिवर और चैनल विच इज और मे बी लॉफुली यूज बाय द पब्लिक, जो कि पब्लिक के द्वारा आमतौर पे यूज किया जाता है. उस पर कोई अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रहा है या कोई न्यूसेंस कॉज हो रहा है और उसको हटाने की आवश्यकता है. तो यहां पर उसको हटाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज अपॉन द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. ठीक है, जब मैं बोलता हूं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो इंप्लाइडली यहां पर डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी उसके अंदर कवर्ड है. ठीक है, हाँ, अब जो ये क्लॉज ए है इसको हम लोग पढ़ते हैं इसके साथ 1 के साथ. ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है? टू रिमूव सच ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस. अभी इससे पहले ना एक काम करते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है एक बार इसको पढ़ लेते हैं. ये जो यहां पर लिखा हुआ है, सच मजिस्ट्रेट मे मेक अ कंडीशनल ऑर्डर रिक्वायरिंग द पर्सन कॉजिंग सच ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस और कैरिंग ऑन सच ट्रेड और ऑक्यूपेशन और keeping any such goods or merchandise or owning, possessing or controlling such building, tent, structure, substance, tank, well or excavation or owing or possessing such animal or tree within a time to be fixed in the order to remove such obstruction or nuisance. ठीक है, तो ऊपर में ये जो सारे यहाँ पे जो सिचुएशंस दिए गए हैं इसमें जो क्लॉज ए है, ठीक है, दैट इज दैट एनी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस शुड बी रिमूव फ्रॉम एनी पब्लिक प्लेस और फ्रॉम एनी वे, रिवर और चैनल विच इज और मे बी लॉफुली यूज बाय द पब्लिक. तो ऐसे सिचुएशन में मजिस्ट्रेट यहाँ पे क्लॉज 1 का ऑर्डर पास कर सकते हैं, दैट इज ही कैन ऑर्डर टू रिमूव सच ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मजिस्ट्रेट साहब को एक रिपोर्ट मिलता है.
ठीक है, कि राइटिंग हुआ है उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर, ठीक है, चैप्टर 11 ऑफ बीएनएसएस, ठीक है, राइटिंग हुआ है उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर। एंड क्या हुआ है, राइटिंग की वजह से जो जनता इन्वॉल्व थी राइटिंग कमिट करने के लिए, जो पर्सन्स इन्वॉल्व थे राइट कमिट करने के लिए, उन्होंने क्या किया, एक बस जला के एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब उनको इस रिगार्डिंग रिपोर्ट मिली या फिर किसी अदर इंफॉर्मेशन के थ्रू उनको ये बात पता चला, तो वो क्या कर सकते हैं, क्लॉज 1 के अंदर इस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं हम। जो ये ऑब्स्ट्रक्शन है ना कि लाइक बस को रास्ते पे खड़ा कर दिया, पब्लिक हाईवे बस को खड़ा कर दिया जला के, तो उसको हटाने का ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको पास कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, मान लो कुछ लोग हैं वो अभी धरना देना चाहते हैं, जैसे कि अभी दिल्ली में धरना चल रहा था धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के लिए, वैसे ही कोई धरना देना चाहता है, ठीक है। अब वो धरना दे रहे हैं, लेकिन उनका धरने का जो टाइम है ना वो है रात के 10 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक, ठीक है। रात के 10 बजे वो धरने पे बैठ जा रहे हैं और सुबह के 5 बजे धरना कर रहे हैं। अब धरना कर रहे हैं, चलो शांति से कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। रात के 10 बजे वो बहुत जोर जोर से गाना ही बजा रहे हैं और वो किसी रेसिडेंशियल एरिया में धरना कर रहे हैं। अब जब वो गाना बजा रहे हैं, ठीक है, अब देखो आपके पास प्रोटेस्ट करने का फंडामेंटल राइट तो है, ठीक है, वो आपका आर्टिकल 1921 में कवर्ड है, लेकिन जो आपका फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, वो क्वालिफाइड होता है। क्या मतलब, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए जा सकते हैं। तो अगर आप अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपके फंडामेंटल राइट्स के एक्सरसाइज में किसी और का फंडामेंटल राइट यहाँ पर इन्फ्रिंज ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रात के 10 बजे से लेके सुबह के 5 बजे धरना दे रहे हो और धरने के नाम पे आप बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा रहे हो, जिससे रेसिडेंशियल एरिया में जो लोग रहते हैं वो सो नहीं पा रहे, तो उनका भी जो राइट टू पीसफुल स्लीप है आर्टिकल 21 के अंदर कवर्ड, वो वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो आप धरना दो, आपको धरना देने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन अब आप न्यूसेंस कॉज कर रहे हो, ठीक है, ये धरने से आप न्यूसेंस कॉज कर रहे हो, तो यहां पर इस न्यूसेंस को भी रिमूव करने का ऑर्डर मजिस्ट्रेट साहब दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? डू यू नो व्हाट इज न्यूसेंस? न्यूसेंस का मतलब यहां पर यह होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एक्ट या ओमिशन से, अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के एक्ट और ओमिशन से कोई और जो दूसरा इंडिविजुअल है वो अपने प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि आपने न्यूसेंस कॉज किया है। आसान शब्दों में आपको बता रहा हूं कि आपके एक्ट या ओमिशन की वजह से अगर कोई दूसरा इंडिविजुअल अपने प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, लॉफुली एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो यहां पर हम कहेंगे कि आपने न्यूसेंस कॉज किया है। रात में गाना चलाना देर देर तक, ठीक है, सुबह 5 बजे स्पीकर में चिल्लाना, ऐसी सारी चीज़ें जो है ये न्यूसेंस कॉज करता है, क्योंकि लोग जो है वो अपने प्रॉपर्टी में रह के अपने प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पाते, तो ये कहेंगे यहाँ पर कि आपने न्यूसेंस कॉज किया है, ठीक है। तो ए को हम फर्स्ट के साथ पढ़ते हैं। तो अगर मजिस्ट्रेट को कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हुआ है, कोई भी न्यूसेंस कॉज हुआ है इन अ पब्लिक एरिया, तो वो उस अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन को और न्यूसेंस को रिमूव करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब बी को पढ़ते हैं। दैट द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन that the conduct of any trade or occupation or the keeping of any goods or merchandise is injurious to the health or physical comfort of the community, and that in consequence such trade or occupation should be prohibited or regulated, or such goods or merchandise should be removed or the keeping thereof regulated। B है, अब इसको हम लोग सेकंड के साथ पढ़ेंगे। To desist from carrying on or to remove or regulate in such manner as may be directed such trade or occupation, or to remove such goods or merchandise, or to regulate the keeping thereof in such manner as may be directed। ठीक है, देखिए बी यहां पर क्या कह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब को ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि कोई ट्रेड या ऑक्यूपेशन की वजह से या फिर कोई गुड्स हैं उनको किसी पर्टिकुलर जगह पर स्टोर करके रखा गया है, ठीक है, कोई गुड्स या मर्चेंडाइज है उसको कहीं पे स्टोर करके रखा है किसी स्टोरेज रूम के अंदर, ठीक है, इज इंजूरियस टू द हेल्थ और फिजिकल कंफर्ट ऑफ द कम्युनिटी, तो वो जो ट्रेड या ऑक्यूपेशन है या फिर जो गुड्स को स्टोर करके रखा गया है स्टोर रूम में, ठीक है, किसी वेयर हाउस में अगर उसको स्टोर करके रखा गया है, इसके स्टोरेज की वजह से या फिर उस ट्रेड या ऑक्यूपेशन की वजह से जो हेल्थ और फिजिकल कंफर्ट है उस एरिया में रहने वाले लोगों का, उसको नुकसान पहुंच रहा है, एंड दैट इन कंसिक्वेंस ऑफ सच ट्रेड और ऑक्यूपेशन शुड बी प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड, और सच गुड्स और मर्चेंडाइज शुड बी रिमूव्ड और द कीपिंग देयर ऑफ रेगुलेटेड। ठीक है, और यहां पर नीड ऑफ द आर क्या है कि उस ट्रेड या ऑक्यूपेशन को रेगुलेट किया जाए, मतलब उसके रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशन पास किया जाए कि आपको कैसे उस ट्रेड और ऑक्यूपेशन को कैरी आउट करना है ताकि
लोकेलिटी में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम कॉज ना हो, ठीक है। या तो ये आप रेगुलेट करो उसको, या तो आप उसको ऑल टुगेदर प्रोहिबिट करना चाहते हो उस पर्टिकुलर एरिया में कैरी ऑन करने से। तो आप कैसे करोगे? to desist from carrying on or to remove or regulate in such manner as may be directed such trade or occupation or to remove such goods or merchandise or to regulate the keeping thereof in such manner as may be directed। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब जो है वो ऑर्डर पास कर सकते हैं कि आप जो ट्रेड और ऑक्यूपेशन उस लोकेलिटी में कैरी ऑन कर रहे हो वहाँ मत करो। या तो वो कह सकते हैं कि तुम ऑल टुगेदर खुद को रिमूव कर दो वहाँ से, उसको रेगुलेट करो ट्रेड और ऑक्यूपेशन को, और साथ ही साथ वो ये भी ऑर्डर पास कर सकते हैं कि जो गुड्स और मर्केंडाइज हैं उसको आप उस पर्टिकुलर एरिया से रिमूव करो या रेगुलेट करो, ठीक है। सी दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और द डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंस as is likely to occasion conflagration or explosion should be prevented or stopped। अगर कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को अगर आपको डिस्पोज करना है, लाइक डायनामाइट, आपको उसको डिस्पोज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की वजह से या फिर डिस्पोजल ऑफ दैट सब्सटेंस की वजह से पॉसिबिलिटी है कि आग लग सकती है। कन्फ्लेग्रेशन मतलब होता है आग लग सकती है या फिर धमाका हो सकता है, और इसको रोकने की आवश्यकता है। तो मजिस्ट्रेट साहब क्लॉज 3 के अंदर ऑर्डर पास कर सकते हैं। क्या है? टू प्रिवेंट और स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच बिल्डिंग और टू ऑल्टर द डिस्पोजल ऑफ सच सब्सटेंस। वो क्या कर सकते हैं? वो या तो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है उसको रोक सकते हैं या उसको प्रिवेंट करवा सकते हैं, एंड साथ ही साथ जो सब्सटेंस को आपको डिस्पोज करना था उसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं कि इसको किसी और जगह पे जाके आप डिस्पोज ऑफ करो, इस पर्टिकुलर एरिया में मत करो, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, जो आम जनता वहां उस एरिया में रहती है उनको प्रॉब्लम कॉज हो सकता है। इज दैट क्लियर? डी दैट एनी बिल्डिंग, टेंट और स्ट्रक्चर और एनी ट्री is in such a condition that it is likely to fall and thereby cause injury to persons living or carrying on business in the neighborhood or passing by, and that in consequence the removal, repair or support of such building, tent or structure or the removal or support of such tree is necessary। इसको पढ़ेंगे हम लोग 4th के साथ। टू रिमूव, रिपेयर और सपोर्ट सच बिल्डिंग, टेंट और स्ट्रक्चर और टू रिमूव और सपोर्ट सच ट्रीज। देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे आप देखते हो ना कई बार रोड्स के बगल में ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, और वो थोड़े झुक जाते हैं इस एक्सटेंट तक कि वो गिर सकते हैं। तो वहाँ पर ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए हमने मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया कि अगर उनको कोई रिपोर्ट मिलता है या सुओ मोटो को ये चीज़ पता चलता है तो वो उस पेड़ को रिमूव करवा सकते हैं। रिपेयर में मान लो उस पेड़ की डालियों को काट दे ताकि वो सीधा उग सके, ठीक है, या फिर सपोर्ट के लिए उसके सामने कुछ लाइक लकड़ियाँ खड़ा कर दे या जो भी वॉटेवर देयर इज, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा कोई भी सिचुएशन खड़ा होने वाला है, क्या सिचुएशन है कि कोई भी बिल्डिंग, टेंट या स्ट्रक्चर जो है वो गिरने वाला है या कोई ट्री है वो गिरने वाला है, तो अगर उसके गिरने से लोगों को इंजरी पहुंच सकती है तो या तो ऑल टुगेदर उसको रिमूव करवा देंगे या तो कोई ऐसा ऑर्डर पास कर देंगे कि प्रॉपरली वो गिरे ना। समझ में आ गया? ई दैट एनी टैंक, वेल और एक्सकेवेशन। देखिए टैंक मतलब क्या होता है, जो बड़ा सा टंकी का पानी नहीं होता है जिससे लाइक एक पूरे पब्लिक एट लार्ज को पानी पहुंचता है घर घर में। वेल कुआं आपका हो गया। एक्सकेवेशन मतलब होता है लाइक जब आप खुदाई करते हो, ठीक है, खुदाई करते हो या तो फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन या फिर कुछ मान लो आप एक्सकेवेट कर रहे हो किसी मिनरल्स को निकालने के लिए। Adjacent to any such way or public place should be fenced in such manner as to prevent danger arising to the public। और अगर आप मान लो ये सारा काम कर रहे हो पब्लिक प्लेस के सामने, मतलब कोई वेल है वो पब्लिक प्लेस के आसपास है या पब्लिक प्लेस पर ही है, कोई टैंक है वो पब्लिक प्लेस पर है, ठीक है, आप कोई एक्सकेवेशन का काम कर रहे हो वो पब्लिक प्लेस पे कर रहे हो, तो यहाँ पर 5th में ऑर्डर पास किया सकता है टू फेंस सच टैंक, वेल और एक्सकेवेशन। तो उसको फेंसिंग का ऑर्डर मजिस्ट्रेट साहब पास कर सकते हैं अगर उनको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर टैंक या वेल जो या फिर जो एक्सकेवेशन है ये प्रॉपरली फेंस्ड नहीं है, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, पब्लिक एट लार्ज को डिस्टर्बेंस कॉज हो सकता है। कोई छोटा बच्चा है वो उस एक्सकेवेशन के अंदर गिर सकता है, वेल के अंदर गिर सकता है, उसको प्रॉपरली आप फेंस कर दो, ठीक है। एफ दैट एनी डेंजरस एनिमल शुड बी डिस्ट्रॉयड, कन्फाइंड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। कोई भी मान लो जंगली जानवर अगर है वो रेसिडेंशियल लोकेलिटी में एंटर कर गया है, ठीक है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, to destroy, confine or dispose of such dangerous animal in the manner provided in the said order, or if he objects so to do, to appear before himself। oh I'm so sorry, ये 6 का सिर्फ यहीं तक है, ऑब्जेक्ट्स वाले से रुक जाइए, इसको हम लोग को बाद में पढ़ना है। हाँ, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब क्या ऑर्डर कर सकते हैं, टू ऑर्डर, कन्फाइन और डिस्पोज ऑफ सच डेंजरस एनिमल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द सेड ऑर्डर, ठीक है। मतलब बेसिकली वो क्या कह सकते हैं कि अगर कोई डेंजरस एनिमल लोकेलिटी में घुस गया है तो उसको डिस्ट्रॉय करना मतलब क्या हुआ, उसको मार दो या तो उसको कन्फाइन करके उसके लोकल हैबिटेट में उसको वापस से छोड़ दो,
ठीक है, या फिर अदरवाइज डिस्पोज ऑफ का मतलब है कि उसको ट्रैंक्वलाइज कर दो, ट्रैंक्वलाइज करके उसको लाइक जू में छोड़ आओ, जो भी वॉट एवर देयर इज, जो भी मजिस्ट्रेट को वहाँ पे सूटेबल लगता है तो वो ये कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑर्डर in the said order, if he objects so to do, to appear before himself or some other executive magistrate subordinate to him at a time and place to be fixed by the order, and show cause in the manner hereinafter provided, why the order should not be made absolute। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर देखिए पहले जो इसका पहला पैराग्राफ है ये वाला, इसमें देखिए क्या कह रहा है, सच मैजिस्ट्रेट में मेक अ कंडीशनल ऑर्डर रिक्वायरिंग द पर्सन कॉजिंग सच ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि मैजिस्ट्रेट साहब पहले कंडीशनल ऑर्डर पास करेंगे। कंडीशनल ऑर्डर मतलब यहाँ पर क्या होगा कि उस पर एक इंजंक्शन लगा दिया जाएगा, एक स्टे लगा दिया जाएगा। अगर मान लो कोई भी ऐसी बिल्डिंग है जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या ऐसा कोई भी मटेरियल है जिसके ब्लास्ट से कन्फ्लिग्रेशन हो सकता है या डिस्ट्रक्शन कॉज हो सकता है, तो उस पर एक स्टे लगा देंगे। ठीक है, फिर वो शो कॉज देंगे, मतलब कि जो पार्टी उसमें इन्वॉल्व है, जो भी मतलब ये सब काम कर सकती है, उसको बुलाएंगे, उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। अगर उसके पक्ष से मैजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो उस कंडीशनल ऑर्डर को एब्सोल्यूट कर देंगे। इज दैट क्लियर? क्लॉज 2, नो ऑर्डर ड्यूली मेड बाय अ मैजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी सिविल कोर्ट। अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने 152 के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कोई भी ऑर्डर पास किया है तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को किसी भी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता, बिकॉज ये सारे जो ऑर्डर्स आप ऊपर देख रहे हो 152 के अंदर जो मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है पास करने के लिए, ये सारे के सारे ऑर्डर रिलेट करते हैं पब्लिक ऑर्डर से। ठीक है, एंड पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैजिस्ट्रेट के ऊपर है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के ऊपर है। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर, तो अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट कर रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। अ पब्लिक प्लेस इंक्लूड्स ऑल्सो प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द स्टेट। पब्लिक प्लेस में वो प्रॉपर्टीज भी इन्वॉल्व है जो स्टेट को बिलोंग करते हैं। कैंपिंग ग्राउंड्स एंड ग्राउंड्स लेफ्ट अनऑक्यूपाइड फॉर सैनिटरी और रिक्रिएटिव पर्पसेस। ठीक है, मतलब जो भी ऐसे जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं, स्टेट को बिलोंग करते हैं, कैंपिंग ग्राउंड्स हैं, ऐसा कोई भी ग्राउंड है जिसको सैनिटरी या रिक्रिएटिव पर्पसेस के लिए छोड़ के रखा गया है, वो भी पब्लिक प्लेस में कवर्ड होंगे। ठीक है, 153, सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। द ऑर्डर शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड ऑन द पर्सन अगेंस्ट whom it is made in the manner herein provided for सर्विस ऑफ समन्स। अब जो कंडीशनल ऑर्डर मैजिस्ट्रेट साहब ने पास करके शो कॉज भेजा है, ठीक है, तो ये कंडीशनल ऑर्डर को आप कैसे सर्व करोगे उस इंडिविजुअल पे, उस इंडिविजुअल पे आप सर्व करोगे समन्स का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए। क्लॉज 2, इफ सच ऑर्डर कैन नॉट बी सो सर्व्ड इट शैल बी नोटिफाइड बाय प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड इन सच मैनर as the state government may by rules direct, and a copy thereof shall be stuck up at such place or places as may be fittest for conveying the information to such person। अगर मान लो समन्स जो है वो प्रॉपरली सर्व नहीं हो पा रहे, नोटिस जो है कंडीशनल ऑर्डर का वो प्रॉपरली सर्व नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे क्या तरीका है सर्व करने का कि जो भी यहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया इन्वॉल्व है उसके सामने उस ऑर्डर को स्टक कर दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा। ठीक है, 154, पर्सन टू whom order is addressed to obey or show cause। To obey or show cause, the person against whom such order is made shall perform within the time and in the manner specified in the order the act directed thereby, or appear in accordance with such order and show cause against the same, and such appearance or hearing may be permitted through audio video conferencing। देखिए मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर ऑर्डर पास करेंगे, ऊपर हमने पढ़ा ना एनिमल को डिस्ट्रॉय करो, अगर कोई बिल्डिंग है या ट्री है वो गिरने वाला है उसको डिस्ट्रॉय करो। ठीक है, तो वो ऑर्डर जो है वो कंडीशनल ऑर्डर है और वहां पर किसी इंडिविजुअल को डायरेक्ट किया जा रहा है कि आप इस ऑर्डर से कंप्लाई करिए। ठीक है, अब मान लो, हाँ अब यहां पे मान लो जो ये कंडीशनल ऑर्डर है उस तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, उस इंडिविजुअल को अगर कोई आपत्ति नहीं है उस ऑर्डर से तो वो उस ऑर्डर को एक्शन में लाएगा। ठीक है, और जो भी कंडीशंस लिखे हुए होंगे उस ऑर्डर में उनसे कंप्लाई करेगा। मतलब लिखा हो अगर कि 1 महीने में आपकी जो ये बिल्डिंग है बहुत पुरानी सी जो गिरने वाली है इसको आप तोड़ दो और नई बिल्डिंग खड़ा करो। ठीक है, तो आपको उसको 1 महीने में उससे कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मैजिस्ट्रेट साहब ने कोई गलत ऑर्डर पास किया है तो आप उसके अगेंस्ट में शो कॉज दे सकते हो एंड अपीयर हो सकते हो मैजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो अपीयरेंस है इट कैन बी मेड थ्रू ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो। समझ में आ गया? 155, पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद सेक्शन 154। मतलब आप ना ही शो कॉज करते हो, ठीक है, और ना ही आपको जो ऑर्डर पास किया गया है मैजिस्ट्रेट के द्वारा उससे कंप्लाई करते हो, तो क्या पेनल्टी आपके ऊपर लगेगा? इफ द पर्सन अगेंस्ट whom an order is made under section 154
does not perform such act or appear in show cause, he shall be liable to the penalty specified in that behalf in section 223 of BNS 2023 and the order shall be made absolute. ठीक है, अगर आप शो कॉज नहीं करते हो या फिर आप ऑर्डर से कंप्लाई नहीं करते हो तो इट विल बी डीम्ड कि आपने सेक्शन 223 BNS के अंदर एक ऑफेंस कमिट किया है एंड उसमें जो भी पेनल्टी स्टिपुलेट किया गया वो पेनल्टी आपके अगेंस्ट में इंपोज किया सकता है. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है अभी तक जो मैंने आपको बताया. देखिए 152 के अंदर आपको अथॉरिटीज ध्यान रखनी है. बाकी जो इसके नीचे के पार्ट्स हैं कि मजिस्ट्रेट कैसे एक्शन ले सकते हैं, कहां पे एक्शन ले सकते हैं, ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंस कोई होल्ड नहीं करते हैं. ठीक है, लेकिन अथॉरिटीज आपको ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली इंपावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. फिर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नोटिस पहुंच गया है कि 152 के अंदर आपके अगेंस्ट में एक ऑर्डर पास हुआ है, उससे या तो कंप्लाई करिए या तो शो कॉज करिए, और वो उस पर्टिकुलर ऑर्डर से अगर कंप्लाई नहीं करता है तो 155 क्या बोलता है कि हम आपके अगेंस्ट में पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं इन कंप्लायंस विद सेक्शन 223 ऑफ द BNS 2023. तो ये सेक्शन याद रखिएगा 223 वाला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 156 प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड. Where an order is made under section 152 for the purpose of preventing obstruction, nuisance or danger to the public in the use of any way, river, channel or place, the magistrate shall. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब 152 के अंदर एक ऑर्डर पास किया गया है, देखिए आपको ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. 152 का ऑर्डर जो है वो सिर्फ हम तब पास कर सकते हैं अगर न्यूसेंस या ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो किसी पब्लिक प्लेस में कॉज हो रहा है. ठीक है, ये एलिमेंट आपको ध्यान में रखना है. प्राइवेट प्लेस में अगर हो रहा है तो 152 के अंदर आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, आप कहीं और जाके रेमेडी ले सकते हो न्यूसेंस के लिए या किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के लिए. लेकिन यहाँ पे 152 की रेमेडी जो है वो सिर्फ तब आप ले सकते हो जब किसी पब्लिक प्लेस में कोई न्यूसेंस या ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रहा है. द मजिस्ट्रेट शैल ऑन द अपीयरेंस बिफोर हिम ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom the order was made question him as to whether he denies the existence of any public right in respect of the way, river, channel or place, and if it does so, the magistrate shall बिफोर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 157 इंक्वायर इनटू द मैटर. अब मान लो जिस भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट में कंडीशनल ऑर्डर पास किया गया था वो मजिस्ट्रेट के सामने खुद को प्रेजेंट करता है. प्रेजेंट करने के बाद मजिस्ट्रेट का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उससे पूछेंगे कि एक बात बताओ, जो मैंने ये ऑर्डर पास किया है इन कंप्लायंस ऑफ दिस कि ये पब्लिक एट लार्ज को न्यूसेंस या ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, तो क्या तुम यहाँ पर कोई पब्लिक राइट इन्वॉल्व, क्या तुम ये मानते हो यहाँ पे कोई पब्लिक राइट इन्वॉल्व है कि नहीं. एंड इफ ही सेज कि नहीं यहाँ पे कोई पब्लिक राइट इन्वॉल्व नहीं है, ये जो पर्टिकुलर वेल एक्सकेवेशन था ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है एंड आई कैन टेक केयर ऑफ इट, ऐसे अगर मान लो बोल देता है तो मजिस्ट्रेट साहब जो है पहले उसके ऊपर एक इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे और ये चीज एसर्टेन करेंगे कि यहाँ पर कोई पब्लिक राइट इन्वॉल्व है कि नहीं, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस कोई पब्लिक राइट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक आप 152 के अंदर एंटर नहीं कर सकते. तो हम सामने वाली पार्टी को सबसे पहला मौका ये देंगे जस्टिफाई करने का कि यहाँ पर कोई पब्लिक राइट इन्वॉल्व है कि नहीं है. अगर वो कहता है नहीं है तो हम उस पर एक हियरिंग कंडक्ट करेंगे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि कोई पब्लिक राइट इन्वॉल्व था कि नहीं. ठीक है, क्लॉज 2 if in such inquiry the magistrate finds that there is any reliable evidence in support of such denial, he shall stay the proceeding until the matter of the existence of such right has been decided by a competent court, and if he finds that there is no such evidence, he shall proceed as laid down in section 157. ठीक है, अब मान लो वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो कहता है कि यहां पर मेरा प्राइवेट राइट इन्वॉल्व है और किसी का कोई पब्लिक राइट इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, तो इसका जो प्रोसीडिंग है इट विल बी कंडक्टेड बिफोर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. ठीक है, या फिर अ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट. ठीक है, और यहाँ लिखा है एंड इफ ही फाइंड्स दैट देयर इज नो सच एविडेंस ही शैल प्रोसीड एज लेड डाउन इन सेक्शन 57. तो अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई सफिशिएंट एविडेंस मिलता है फ्रॉम दैट इंडिविजुअल जो कह रहा है कि यहाँ पर कोई पब्लिक राइट इन्वॉल्व नहीं, रहता एक प्राइवेट राइट इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे उस मैटर को ट्रांसफर कर देंगे बिफोर कॉम्पिटेंट कोर्ट. बट अगर वो इंडिविजुअल कोई भी सब्सटेंटिव एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो डायरेक्ट प्रोसीड कर जाएंगे. ठीक है, एज लेड डाउन इन सेक्शन 157 जो हम लोग अभी पढ़ेंगे. ठीक है, देखिए मैं आपको बेसिकली बताता हूँ यहाँ पर क्या चीज़ इन्वॉल्व है. अब मान लो किसी ने बोला कि यहाँ पर एक अनफेंस्ड वेल है, मतलब कोई वेल है उसको फेंस नहीं किया गया और उसको फेंसिंग करने की आवश्यकता है. जिस भी पर्टिकुलर पर्सन का वो फेंस था वो अपीयर होता है, वो कहता है कि ये फेंस मेरा प्राइवेट ये जो वेल है ये मेरा प्राइवेट वेल है. ठीक है, एंड इसको फेंसिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है और यहाँ पे कोई पब्लिक राइट इन्वॉल्व नहीं है. अब वो जमीन के पेपर दिखा देता है कि देखो ये जमीन मेरे को बिलोंग करता है एंड जो ये वेल है ये इसी जमीन पे कंस्ट्रक्ट किया गया है.
ठीक है, तो इसको फेंसिंग करना है कि नहीं करना है वो मेरा डिस्क्रिशन है। समझ में आ गया। और यहाँ पे कोई पब्लिक राइट इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी मेरे अलावा इस पर्टिकुलर वेल से पानी निकालने के लिए कोई अधिकार नहीं रखता है। उसने पेपर दिखा दिए, तो अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट को जो सफिशिएंट एविडेंस मिल गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, तो वो मैटर को कॉम्पिटेंट कोर्ट में भेज देंगे। बट अगर वो खाली कहता है कि नहीं नहीं यहाँ पे तो प्राइवेट राइट इन्वॉल्व है, पब्लिक राइट इन्वॉल्व है ही नहीं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उनको प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलता है, तो वो 157 के अंदर प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, क्लॉज 3, अ पर्सन हु हैज on being questioned by the magistrate under subsection 1 failed to deny the existence of a public right of the nature therein referred to, or who having made such denial has failed to adduce reliable evidence support thereof, shall not in the subsequent proceeding be permitted to make any such denial। अब मान लो हमने आपको मौका दिया ये चीज सिद्ध करने का कि कोई पब्लिक राइट इन्वॉल्व नहीं है, रैदर आपका प्राइवेट राइट इन्वॉल्व है। ठीक है, हमने आपको मौका दिया, आपने उस मौके को यूटिलाइज नहीं किया, या फिर जब हमने आपसे सवाल किया कि क्या कोई पब्लिक राइट इन्वॉल्व है, आपने कोई प्राइवेट राइट इन्वॉल्व है, तो आपने बोला नहीं नहीं मेरा कोई प्राइवेट राइट इन्वॉल्व नहीं है, पब्लिक राइट ही है। तो अगर आपने इसके रिगार्डिंग कोई भी डिनायल किया है तो सब्सिक्वेंटली प्रोसीडिंग में हम आपको अलाउ नहीं करेंगे ये ग्राउंड रेज करने के लिए कि यहाँ पर कोई पब्लिक राइट इन्वॉल्व नहीं था, रैदर मेरा प्राइवेट राइट था यहाँ पर। ठीक है, ये ग्राउंड आप फिर सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में रेज नहीं कर सकते। अब आइए देखते हैं 157 का प्रोसीजर, जहां पे आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़े। इफ द पर्सन, हाँ, प्रोसीजर वेयर पर्सन अगेंस्ट whom ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 152 अपीयर्स टू शो कॉज। इफ द पर्सन अगेंस्ट whom an order under section 152 is made appears and shows cause against the order, the magistrate shall take evidence in the matter as in a summons case। तो वो बंदा आता है, ठीक है, वो एविडेंस देना चाहता है उस पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग जिसके अगेंस्ट में कंडीशनल ऑर्डर पास हुआ है। ठीक है, कि ये ऑर्डर मेरे अगेंस्ट में पास नहीं होना चाहिए। देखिए 156 के अंदर पब्लिक राइट के रिगार्डिंग डिस्कशन हो रहा था। ठीक है, अब यहां पर यह सिद्ध हो गया कि पब्लिक राइट तो इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन जिस इंडिविजुअल के अगेंस्ट में कंडीशनल ऑर्डर पास हुआ है वो यहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना चाहता है कि ये ऑर्डर मेरे अगेंस्ट में पास ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, इवन दो पब्लिक राइट इन्वॉल्व है बट स्टिल ये ऑर्डर मेरे अगेंस्ट में पास नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इसके ऊपर प्रोसीडिंग किया जाएगा एंड जो प्रोसीडिंग का नेचर होगा वो एक समन्स केस का होगा। ठीक है, क्लॉज 2, इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द ऑर्डर ईदर as originally made or subject to such modification as he considers necessary is reasonable and proper, the order shall be made absolute without modification or as the case may be with such modification। अब मजिस्ट्रेट साहब ने जो कंडीशनल ऑर्डर पास किया था उनको लगता है कि इस कंडीशनल ऑर्डर को विद सम मॉडिफिकेशन या विदाउट एनी मॉडिफिकेशन एब्सोल्यूट करने की आवश्यकता है आफ्टर टेकिंग द एविडेंस एंड आफ्टर कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग, तो वो ये कर सकते हैं। क्लॉज 3, इफ द मजिस्ट्रेट इज नॉट सो सेटिस्फाइड नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द केस। ठीक है, अब वो बंदा शो कॉज किया एंड उन्होंने मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, हाँ, सेटिस्फाई कर दिया कि यहां पर लाइक कोई भी कंडीशनल ऑर्डर पास करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग यहां पर नहीं की जाएगी। प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days which may be extended for the reasons to be recorded in writing to 120 days। तो ये ध्यान रखिएगा, ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है कि 152 की जो प्रोसीडिंग है इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 90 days एंड एट मैक्स इन रीजनेबल सिचुएशंस कैन बी इंक्रीज टू 120 days। समझ में आ गया। 158 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। A magistrate may, for the purposes of an inquiry under section 156 or 157, direct a local investigation to be made by such person as he thinks fit or summon and examine an expert। अगर मान लो 152 में ऑर्डर पास हुआ, 156 के अंदर सवाल किया गया कि यहाँ पर कोई पब्लिक राइट इन्वॉल्व है कि प्राइवेट राइट इन्वॉल्व है, तो वो जो बंदा शो कॉज किया था उसने बोला प्राइवेट राइट इन्वॉल्व है। ठीक है, या फिर 157 के अंदर मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर को एब्सोल्यूट करना है लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं ग्रांट कर पा रहे कि कैसे एब्सोल्यूट करें, तो वहां पर क्या कर सकते हैं, वो लोकल इंक्वायरी का ऑर्डर दे सकते हैं, लोकल इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं बाय कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सन जाके लोकल इन्वेस्टिगेशन करे एंड मुझे सेटिस्फाई करे कि मुझे 152 के ऑर्डर को एब्सोल्यूट करना है कि नहीं करना है। या फिर अगर किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन की आवश्यकता है तो वो किसी एक्सपर्ट को भी समन कर सकते हैं। एंड समन का प्रोसीजर क्या फॉलो होगा जो BNSS के अंदर है, दैट इज फ्रॉम चैप्टर 63 to 93। 159, पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू फर्निश written instruction etc. Written instructions etc. Where the magistrate directs local investigation by any person under section 158, the magistrate may furnish such person with such written instruction as may seem necessary for his guidance। ठीक है, किसी भी पर्सन को अगर लोकल इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर 158 के अंदर दिया गया है
तो उसको मजिस्ट्रेट इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं कि आपको लोकल इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से कंडक्ट करना है. डिक्लेयर बाय होम द होल और एनी पार्ट ऑफ द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द लोकल इन्वेस्टिगेशन शैल बी पेड. ठीक है, जो भी ये लोकल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है इसका पेमेंट कौन करेगा, जो बंदा शो कॉज किया है वो या फिर जिसने इन्फॉर्मेशन दी है वो, ये मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे. The report of such person may be read as evidence in the case. In the particular proceeding before the executive magistrate, वहाँ पर इस रिपोर्ट को as an evidence रीड किया जाएगा, as an evidence माना जाएगा. Clause 3. Where the magistrate summons and examines an expert under section 158, the magistrate may direct by whom the cost of such summoning and examination shall be paid. Along with that, अगर आप एक्सपर्ट को समन कर रहे हो तो एक्सपर्ट को समन करने में, उनके बयान लेने में जो भी खर्चा आ रहा है वो कौन पे करेगा, ये भी मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे. 160 हो गया ना, 159, हाँ 160. प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कंसिक्वेंस ऑफ डिसोबीडियंस. अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर सेक्शन ये बताता है कि अगर कंडीशनल ऑर्डर को एब्सोल्यूट कर दिया गया विद और विदाउट मॉडिफिकेशन, और एब्सोल्यूट करने के बाद भी उसका डिसोबीडियंस होता है तो क्या होगा. When an order has been made absolute under section 155 or 157, the magistrate shall give notice of the same to the person against whom the order was made and shall further require him to perform the act directed by the order within the time to be fixed in the notice, and inform him that in case of disobedience he shall be liable to the penalty provided by section 223 of BNS. वही सेम चीज़ है, अगर कोई भी डिसोबीडियंस होता है तो वहाँ पर सेक्शन 223 के अंदर आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है. इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लॉज 2 पढ़ते हैं एक बार इसका. ठीक है, सेक्शन 223 जो है इट रिलेट्स टू डिसोबीडियंस टू ऑर्डर promulgated by a public servant. ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्लॉज 2. If such act is not performed within the time fixed, the magistrate may cause it to be performed and may recover the cost of performing it either by the sale of any building, goods or other property removed by his order, or by the distress and sale of any other movable property of such person within or without such magistrate's local jurisdiction. And if such other property is without such jurisdiction, the order shall authorize its attachment and sale when endorsed by the magistrate within whose local jurisdiction the property to be attached is found. देखिए बेसिकली यहाँ पर ये है, अगर कोई भी डिसोबीडियंस होता है, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो उसको परफॉर्म करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं. ठीक है, और परफॉर्म करने में जो भी खर्चा आएगा वो रिकवर किससे किया जाएगा, जिस पर्टिकुलर पर्सन ने भी डिसोबीडियंस कॉज किया है. अब बाकी इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर वो जो पर्टिकुलर पर्सन है अगर वो उनके जुरिस्डिक्शन में रहता है तो उसके किसी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के पैसा वसूला जाएगा, या फिर अगर जुरिस्डिक्शन के बाहर रहता है तो बाहर के मजिस्ट्रेट को ऑर्डर भेजा जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, एंड देन वो उसको अटैच करके बेच के जो भी खर्चा हुआ है उसको सेटिस्फाई करेंगे. क्लॉज 3. नो सूट शेल लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेथ अंडर दिस सेक्शन. ठीक है, अगर गुड फेथ में जब हम लोग बात करते हैं गुड फेथ का तो इसका मतलब ये होता है कि आपने प्रोसीजर को ड्यूली फॉलो किया है. ठीक है, एंड अगर आपने प्रोसीजर को ड्यूली फॉलो करते हुए कोई भी ऑर्डर पास किया है तो उसको चैलेंज नहीं किया सकता. ठीक है, किसी भी सिविल कोर्ट में. इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी. इफ अ मैजिस्ट्रेट मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 152 कंसीडर्स that immediate measures should be taken to prevent imminent danger or injury of a serious kind to the public, he may issue such an injunction to the person against whom the order was made as is required to obviate or prevent such danger or injury pending the determination of the matter. अब मैजिस्ट्रेट साहब 152 के अंदर अगर कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं तो वो साथ में इंजंक्शन का भी ऑर्डर पास कर सकते हैं. मतलब क्योंकि वो सिचुएशन, मान लो कोई बिल्डिंग है ना तो वो एकदम गिरने ही वाला है, अगर प्रोसीडिंग यहाँ पर हमने किया तो बिल्डिंग प्रोसीडिंग के बीच में गिर जाएगा और पब्लिक एट लार्ज को नुकसान पहुंचेगा. ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ऑर्डर कर सकते हैं, इंजंक्शन वहां पे पास कर सकते हैं कि तुम इंश्योर करो कि ये बिल्डिंग जब तक की प्रोसीडिंग खत्म नहीं हो रही है गिरनी नहीं चाहिए, ऐसा मान लो. या फिर ये मान लो कि अगर कोई सब्सटेंस है, ठीक है, या फिर कोई मान लो ट्रेड या ऑक्यूपेशन है, ठीक है, वो ट्रेड या ऑक्यूपेशन की वजह से पब्लिक एट लार्ज को डिस्टर्बेंस कॉज हो रहा है, पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो रही है. ठीक है, तो वो इंजंक्शन ऑर्डर पास करके कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन को तब तक स्टे कर दो जब तक कि प्रोसीडिंग कंप्लीट ना हो जाए. तो ये सब मैजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं. ठीक है, क्लॉज 2. इन डिफॉल्ट ऑफ सच पर्सन forthwith obeying such injunction
The magistrate may himself use or cause to be used such means as he thinks fit to obviate such danger or to prevent such injury. अगर मान लो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसके अगेंस्ट में इंजंक्शन का ऑर्डर पास हुआ है वो इंजंक्शन से कंप्लाई नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, वो खुद कुछ एक्शंस ले सकते हैं ताकि जो डेंजर है उसको प्रिवेंट किया जा सके. ठीक है. Clause 3. No suit shall lie in respect of anything done in good faith by magistrate under this section. Leave this particular subsection and let's move towards section 162. Magistrate may prohibit repetition or continuance of public nuisance. A magistrate or sub-divisional magistrate or any other executive magistrate or deputy commissioner of police. अब देखिए यहाँ पे डीसीपी इन्वॉल्व हो गए. ठीक है. 152 के अंदर डीसीपी नहीं थे बट यहाँ पे डीसीपी को हमने इन्वॉल्व कर दिया. Deputy Commissioner of Police empowered by the state government or the district magistrate in this behalf may order any person not to repeat or continue a public nuisance as defined in the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 or any special or local law. ठीक है. तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर अथॉरिटीज का नाम आपके पास है ये ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को जिसको न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस कॉज करने से रोका गया था कि तुम ये पब्लिक न्यूसेंस नहीं कॉज करोगे, और अगर तुमने किया, ठीक है, तो अगेन इट विल डीम टू बी एन ऑफेंस. ठीक है. नाउ सेक्शन 163 ये आपका रिलेट करता है सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी से. आपको पता ही होगा सीआरपीसी का सेक्शन 144 कितना फेमस प्रोविजन है. मेरे ख्याल से जितने भी लोग इस देश में रहते हैं सबको ही 144 पता है, कभी ना कभी इसका नाम सुना ही होगा, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर पास करते हैं और कहते हैं कि 4 से अधिक लोग नहीं किसी जगह पे मिलेंगे. कोविड के टाइम पे ये पर्टिकुलर प्रोविजन बहुत ज़्यादा फोर्स में था. ठीक है. कोविड भी देखिए बीते कितना टाइम हो गया. हाँ. पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर. आइए पढ़ते हैं. इन केसेस वेयर in the opinion of a district magistrate, sub-divisional magistrate or any other executive magistrate specially empowered by the state government in this behalf, there is sufficient ground for proceeding under this section and immediate prevention or speedy remedy is desirable. Such magistrate may, by a written order stating the material facts of the case and served in the manner provided by section 153, direct any person to abstain from a certain act or to take certain order with respect to certain property in his possession. देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या है, मजिस्ट्रेट साहब जो है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये जो अथॉरिटीज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, अगर इनके पास सफिशिएंट ग्राउंड है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में एंटर करने के लिए, दैट इज 163 के अंदर एंटर करने के लिए. क्यों वो एंटर कर रहे हैं? बिकॉज कि यहां पर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो कोई सर्टेन एक्ट करने वाला है. ठीक है. हाँ, सर्टेन एक्ट करने वाला है, ईदर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी अंडर हिज मैनेजमेंट और नॉट. इसको पूरा पहले पढ़ लेते हैं. अंडर हिज पोजेशन और अंडर हिज मैनेजमेंट, इफ सच मैजिस्ट्रेट कंसीडर दैट सच डायरेक्शन इज लाइकली टू प्रिवेंट और टेंड्स टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस और इंजरी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी और ए डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और ए राइट और एन एफरे. तो 163 बेसिकली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को इंपावर करता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या तो एब्सटेन करने का ऑर्डर दे सकते हैं कोई पर्टिकुलर एक्ट करने से, मतलब उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि तुम इस ज्यूरिसडिक्शन में एंटर नहीं करोगे. ठीक है. या फिर वो ये कहते हैं कि तुम्हारे पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी है या तुम्हारे मैनेजमेंट में कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको तुम प्रॉपरली मैनेज करो. क्यों आपको मैनेज करना है? बिकॉज आपके मैनेजमेंट की वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस या इंजरी जो है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. तो बेसिकली यहां पर यह है कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, ठीक है, वो एक ऐसा डायरेक्शन पास कर सकते हैं जिसके थ्रू कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस या इंजरी किसी भी पर्सन को जो कॉज हो सकती थी उसको प्रिवेंट किया जा सके. या फिर साथ ही साथ अगर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, राइटिंग हो सकता है, एफरे हो सकता है, कोई भी ऐसा सिचुएशन खड़ा हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी वो कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं 163 के अंदर. और वो किसी भी इंडिविजुअल को या तो कोई सिंगल पर्सन या तो ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑर्डर कर सकते हैं कि तुम एब्सटेन करो फ्रॉम डूइंग दैट एक्ट. लाइक फॉर एग्जांपल मजिस्ट्रेट साहब 163 के अंदर ये ऑर्डर कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनके जुरिसडिक्शन में बहुत खराब है कि 4 से अधिक लोग किसी भी पर्टिकुलर एरिया में इकट्ठा नहीं होंगे. ठीक है. तो वो कर सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 163. ठीक है. क्लॉज 2. एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में in cases of emergency or in cases where the circumstances do not admit of the serving in due time of a notice upon the person against whom the order is directed be passed ex parte. अब देखिए ऊपर हमने पढ़ा था 163 के अंदर कि आपको नोटिस सर्व करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर पर्सन को शो कॉज करने का मौका देना पड़ेगा. लेकिन अगर मान लो डेंजर बहुत इमिनेंट है और वहां पर नोटिस सर्व करने से वो जो पर्टिकुलर डेंजर है वो प्रिवेंट नहीं हो पाएगा और वो कॉज हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप एक्स पार्टे मूव कर जाओ. क्लॉज 3.
An order under this section may be directed to a particular individual or to persons residing in a particular place or area or to the public generally when frequenting or visiting a particular place or area. देखिए जो हम लोग 144 का ऑर्डर सुनते थे ना, उसको पास करने का जो पावर है वो डिराइव करते हैं सबसेक्शन 3 से. इट वॉज अर्लियर 144 सबसेक्शन 3 एंड नाउ इट इज 163 सबसेक्शन 3. ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो ये सेक्शन है 163, इसके अंदर ऑर्डर के अंदर ये डायरेक्शन दिया जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल या तो अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो किसी पर्टिकुलर प्लेस या एरिया में रह रहे हैं या तो पब्लिक भी जनरली, उनको भी हम ऑर्डर पास कर सकते हैं 163 के अंदर. ठीक है, क्लॉज 4, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months फ्रॉम द मेकिंग देयर ऑफ. अब ध्यान से यहाँ पे जितने टाइम पीरियड्स इन्वॉल्व हैं 163 के अंदर, इसको याद कर लीजिएगा कि जो भी ऑर्डर 163 सबसेक्शन 1 के अंदर पास किया जा रहा है वो कितने टाइम के लिए फोर्स में रहेगा, 2 महीने के लिए. ठीक है, अब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशंस जो है वो प्रोवाइजो के अंदर डील किया गया है, तो ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऑर्डर 2 महीने के लिए फोर्स में रहेगा. प्रोवाइजो पे आते हैं. Provided that if the state government considers it necessary so to do for preventing danger to human life, health or safety or for preventing a riot or an affray, it may by notification direct that an order made by a magistrate under this section shall remain in force for such further period not exceeding 6 months from the date on which the order made by the magistrate would have, but for such order expired as it may specified in the said notification. तो यहाँ पे state government empowered है. स्टेट गवर्नमेंट यहां पर किस चीज के लिए इंपावर्ड है, एक नोटिफिकेशन पास करके वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट दैट एन ऑर्डर मेड बाय मैजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months. ठीक है, देखिए यहां पे लिखा है फॉर सच फर्दर पीरियड, मतलब 2 महीने का टाइम खत्म हो गया, इसको फर्दर 6 महीने के लिए इंक्रीज किया जा सकता है. तो ये जो 2 महीना है ना, ये 6 महीने में काउंट नहीं होगा, 6 महीने के लिए इसको फर्दर इंक्रीज किया जा सकता है by a notification passed by the state government. Is that clear? Next proviso. नहीं, clause 5 है. Clause 5. Any magistrate may either on his own motion or on the application of any person aggrieved, resigned or alter any order made under this section by himself or any magistrate subordinate to him or by his predecessor इन ऑफिस. अब मान लो मैजिस्ट्रेट साहब ने एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया बिना उस पर्टिकुलर पार्टी को मौका दिए कि वो आके अपने साइड को जस्टिफाई कर सके. ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन जो है वो एग्रीव्ड है उस ऑर्डर से, तो वो एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास में, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या तो उस ऑर्डर को रिसाइन कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, या तो उसमें कुछ ऑल्टरेशन कर सकते हैं. ठीक है, और यहां पे ये ऑर्डर पास करने का जो पावर है ये उस मैजिस्ट्रेट के पास भी होगा जो सब्सिक्वेंटली ऑफिस को होल्ड कर रहा है. ठीक है, मतलब अगर उसके प्रेडेसेसर इन ऑफिस ने अगर कोई ऑर्डर पास किया था तो उसको ऑल्टर या फिर रिसाइन करने का जो पावर है वो सब्सिक्वेंट मैजिस्ट्रेट के पास भी होगा. क्लॉज 6, द स्टेट गवर्नमेंट में either on its own motion or on the application of any person aggrieved, resigned or alter any order made by it under the proviso to subsection 4. ठीक है, अब प्रोवाइजो के अंदर अगर फर्दर 6 महीने के लिए सेक्शन 163 सबसेक्शन 1 के ऑर्डर को इंक्रीज कर दिया गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो वहां पर जो भी एग्रीव पर्सन है वो स्टेट गवर्नमेंट को वहां पे एक एप्लीकेशन दे सकता है कि इस ऑर्डर को या तो रिसाइंड कर दो, ठीक है, या तो इसको ऑल्टर कर दो, जो भी वॉट एवर देयर इज. ठीक है, तो ध्यान रखना जो क्लॉज 5 है इसमें आप एप्लीकेशन लगाओगे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को जिन्होंने कितने टाइम का ऑर्डर पास किया, एट मैक्स 2 महीने का. ठीक है, और क्लॉज 6 के अंदर आप स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिख सकते हो जिन्होंने कितने महीने का ऑर्डर पास किया, एट मैक्स 6 महीने का, 6 months. ठीक है, क्लॉज 7, where an application under subsection 5 or subsection 6 is received, the magistrate or the state government, as the case may be, shall afford to the applicant an early opportunity of appearing before him or it, either in person or by an advocate and showing cause against the order, and if the magistrate or the state government, as the case may be, rejects the application wholly or in part, he or it shall record in writing the reasons for so doing. अगर मान लो आपने एप्लीकेशन मूव किया है तो आप या तो खुद अपीयर हो सकते हो मैजिस्ट्रेट और स्टेट गवर्नमेंट के सामने, या तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी अपने एडवोकेट को लेके जा सकते हो. ठीक है, और अगर वहां पर वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है तो उसका रिजेक्शन जो है वो स्पीकिंग ऑर्डर के थ्रू होना चाहिए, मतलब जस्टिफाइड रीजंस के थ्रू होना चाहिए. ठीक है, नाउ 164 बहुत बड़ा सेक्शन है ये, ओ माय गॉड, 10 सबसेक्शंस. 165 भी, आई गेस 166 बहुत बड़ा है. हाँ, ये भी देखिए 4 है. ठीक है, आइए करते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं.
ये रीड ही करना है इसको वैसे। 164 प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये किन सिचुएशन से डील कर रहा है। ऐसे गांव में कई बार नहीं होता है, पानी को लेके ना दो ग्रुप लड़ जाते हैं आपस में, या इवन रेसिडेंशियल एरियाज में भी कई सारे सिचुएशंस को लेके दो ग्रुप आपस में लड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई फेस्टिवल है और दो ग्रुप है, उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है कि पंडाल कौन लगाएगा उस पर्टिकुलर फेस्टिवल में। एक कहता है कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया में पंडाल लगाऊंगा, दूसरा कहता है नहीं मैं लगाऊंगा। अब दोनों जो ग्रुप है वो आपस में भिड़ गए हैं। तो अगर ऐसे सिचुएशन खड़े होते हैं तो मैजिस्ट्रेट 164 में ऐसे सिचुएशन से डील कर सकते हैं। आइए इनको पढ़ते हैं। वेन एवर एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट is satisfied from a report of a police officer or upon other information that a dispute likely to cause a breach of the peace exists concerning any land or water और द बाउंड्रीज देयर ऑफ। देखिए पानी या फिर जमीन को लेके अगर कोई डिस्प्यूट होने वाला है, ठीक है, और इसके रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मिली है। देखिए यहाँ पे टर्म यूज हुआ है लाइकली, ठीक है। Within his local jurisdiction, he shall make an order in writing stating the grounds of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute to attend his court in person or by an advocate on a specified date and time, and to put in written statements of their respective claims as respects the fact of actual possession of the subject of dispute। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो एक प्रोसीडिंग कंडक्ट करेंगे, दोनों ही पार्टीज को वहां पर इनवाइट करेंगे और वो दोनों ही पार्टीज के पास यहाँ पर फ्रीडम है कि वो रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं थ्रू देयर एडवोकेट और बाय देयर ओन। ठीक है, क्लॉज 2 फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन लैंड और वाटर इंक्लूड्स बिल्डिंग्स, मार्केट्स, फिशरीज, क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड द रेंट्स और प्रॉफिट्स ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी दैट इज प्रॉफिट ए पॉन्ड्रा। ये हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर पढ़ेंगे, प्रॉफिट अ पॉन्ड्रा। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है कि जो एक्सप्रेशन लैंड और वाटर यूज हुआ है इसमें बिल्डिंग, मार्केट, फिशरीज, क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड, मतलब जमीन से जो भी निकल के आता है वो सब कुछ कवर्ड है लैंड और वाटर के एम्बिट में अंडर सेक्शन 164। A copy of the order shall be served in the manner provided by this Sahita for the service of summons upon such person or persons as the magistrate may direct, and at least one copy shall be published by being affixed to some conspicuous place at or near the subject of dispute। जहां पर भी डिस्प्यूट होने वाला है वहां पर जो कंस्पिक्यूअस पार्ट है वहां पर आप एक कॉपी जो है उसको अटैच कर दोगे, एंड अलॉन्ग विद दैट जो नोटिस है वो कैसे सर्व होगा, समन्स के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। क्लॉज 4 अ मैजिस्ट्रेट शैल without reference to the merits or the claims of any of the parties to a right to possess the subject of dispute, peruse the statement so put in, hear the parties, receive all such evidence as may be produced by them, take such further evidence if any as it thinks necessary, and if possible decide whether any and which of the parties was at the date of the order made by him under subsection 1 in possession of the subject of dispute। ठीक है, देखिए बेसिकली यहाँ पर यही बता रहा है कि प्रोसीडिंग कैसे कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो मैजिस्ट्रेट है वो डिसाइड कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि जब डिस्प्यूट खड़ा हुआ था तो एट दैट टाइम उस पर्टिकुलर प्लेस या एरिया को लेकर जिसको डिस्प्यूट हुआ है, ठीक है, वो किस पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करता था। प्रोवाइजो पे आते हैं, प्रोवाइडेड दैट इफ इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट एनी पार्टी हैज बीन forcibly and wrongfully dispossessed within 2 months next before the date on which the report of a police officer or other information was received by the magistrate, or after that date and before the date of his order under subsection 1, he may treat the party so dispossessed as if that party had been in possession on the date of his order under subsection 1। अब अगर किसी लॉफुल पार्टी को उसके लैंड या वाटर वे से डिस्पोजेस कर दिया गया था, वाटर को यूज नहीं करने दिया गया था और ऑर्डर उसके फेवर में पास हो जाता है, तो मैजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे प्रिज्यूम करके चलेंगे कि वो ही उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के पोजेशन में था और जो भी दूसरी पार्टी उस प्रॉपर्टी को पोजेस करके रखी थी, जितना भी प्रॉफिट उसको मिला है वो सारा का सारा प्रॉफिट उसको उस पार्टी को देना पड़ेगा जो कि लॉफुली उस प्रॉपर्टी को पोजेस कर सकता था। क्लॉज 5 Nothing in this section shall preclude any party so required to attend or any other person interested from showing that no such dispute as aforesaid exists or existed. And in such case, the magistrate shall cancel his said order, and all further proceeding thereon shall be stayed, but subject to such cancellation, the order of the magistrate under subsection 1 shall be final। ठीक है, अब देखिए बेसिकली यहाँ पर ये है कि जिन पार्टीज को मैजिस्ट्रेट समन्स के थ्रू बुला रहे हैं, अगर वो कहते हैं अरे हमारे बीच में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपने फालतू का ऑर्डर पास कर दिया, तो मैजिस्ट्रेट साहब जो है वो प्रोसीडिंग को स्टे कर सकते हैं एंड ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, बट सब्जेक्ट टू सच कैंसिलेशन द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी फाइनल। ठीक है, 6A If the magistrate decides that one of the parties was
or should, under the proviso to subsection 4, be treated as being in such possession of the said subject of dispute, he shall issue an order declaring such party to be entitled to possession thereof until evicted therefrom in due course of law, and forbidding all disturbance of such possession until such eviction, and when he proceeds under the proviso to subsection 4, may restore to possession the party forcibly and wrongfully dispossessed. ठीक है, अगर किसी भी पार्टी को डिस्पोजेस किया गया था एंड बाद में उसको पोजेशन मिल जाता है तो वहां पर मजिस्ट्रेट साहब एक ऑर्डर पास करेंगे कि ये लॉफुली इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहा है और उसको कोई भी डिस्टर्बेंस कॉज नहीं किया जाए, और उसको तब तक एविक्ट नहीं किया सकता जब तक लाइक कोई पैरेलल सिविल प्रोसीडिंग ना चला दी जाए एंड वहां पे ये डिक्लेरेशन ना आ जाए कि ये प्रॉपर्टी इसको बिलोंग नहीं करता है. ठीक है. बी, द ऑर्डर मेड इन दिस सबसेक्शन शैल बी सर्व्ड एंड पब्लिश्ड इन द मैनर लेड डाउन इन सबसेक्शन 3. वही मतलब सेम सर्विस जो होगा वो समन्स के प्रोसीजर को फॉलो करके होगा. आगे देखते हैं. व्हेन एनी पार्टी टू एनी सच प्रोसीडिंग डाइज, the magistrate may cause the legal representative of the deceased party to be made a party to the proceeding and shall thereupon continue the inquiry. And if any question arises as to who the legal representative of a deceased party for the purpose of such proceeding is, all persons claiming to be representative of the deceased party shall be made parties thereto. मतलब बेसिकली इंक्वायरी के दौरान अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस इंक्वायरी को कंटिन्यू कर सकते हैं. Clause 8. If the magistrate is of opinion that any crop or other produce of the property the subject of dispute in a proceeding under this subsection under this section pending before him is subject to speedy and natural decay, he may make an order for the proper custody or sale of such property, and upon the completion of the inquiry shall make such order for the disposal of such property or the sale proceeds thereof as he thinks fit. अगर मान लो कोई ऐसा मटीरियल है, ठीक है, जो समय के साथ खराब हो सकता है, सड़ सकता है, ठीक है, डिके हो सकता है, तो उसको बेच देंगे एंड जो भी उसका प्रोसीड्स आएगा वो उस पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया जाएगा जो कि इंक्वायरी में जीतता है. ठीक है. 9. द मैजिस्ट्रेट मे, इफ इट थिंक्स फिट, at any stage of the proceeding under this section on the application of either party issue a summons to any witness directing him to attend or to produce any document or thing. ठीक है. यहाँ पर ये है अगर पार्टीज चाहे तो विटनेस को बुला सकते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट उस विटनेस को ये भी ऑर्डर किया सकता है कि किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या किसी मटीरियल थिंग को मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आप प्रोड्यूस करो. दैट इज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. Clause 10. Nothing in this section shall be deemed to be in derogation of powers of the magistrate to proceed under section 126. Remember 126? Security for taking, security for like making the person entering into bond a bail bond. ठीक है. और like security for maintaining peace and good behavior. याद है ना 125, 126 जो था, तो उसको यहाँ पर ये सेक्शन इफेक्ट नहीं पहुँचाएगा. ठीक है. 165. Power to attach subject of dispute and to appoint receiver. If the magistrate at any time after making the order under subsection 1 of section 164, that is दोनों पार्टी को बुलाने का जब ऑर्डर पास कर देंगे, considers the case to be one of emergency, or if he decides that none of the parties was then in such possession as referred to in section 164, or if he is unable to satisfy himself as to which of them was then in such possession of the subject of dispute, he may attach the subject of dispute until a competent court has determined the rights of the parties thereto with regard to the person entitled to the possession thereof. देखिए बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि जब पहली प्रोसीडिंग होगी 164 सबसेक्शन 1 के अंदर, तो पहली डेट पर यह डिसाइड हो जाएगा कि किस पर्टिकुलर पर्सन के पोजेशन में वो प्रॉपर्टी थी, यानी कि उसका लॉफुल ओनर कौन था. ठीक है. अब अगर ये चीज़ डिसाइड नहीं हो पाता है, ठीक है, और इमरजेंसी का टाइम है, मतलब इमरजेंसी इन द सेंस लाइक वो प्रॉपर्टी से जो भी क्रॉप्स निकल के आ रहे हैं वो सड़ सकते हैं, तो उस केस में क्या है, मैजिस्ट्रेट साहब एक रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है. और वो रिसीवर जो है वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का पोजेशन होल्ड करेगा. ठीक है. Provided that such magistrate may withdraw the attachment at any time if he is satisfied that there is no longer any likelihood of breach of the peace with regard to the subject of dispute. Not very relevant. Clause 2. When the magistrate attaches the subject of dispute, he may, if no receiver in relation to such subject of dispute has been appointed by any civil court, make such arrangement as he considers proper for looking after the property, or if he thinks fit, appoint a receiver thereof, who shall have subject to the control of the magistrate all the powers of a receiver appointed under CPC 1908. ठीक है. यहाँ बेसिकली ये कह रहा है कि अगर मैजिस्ट्रेट साहब रिसीवर के अपॉइंटमेंट के लिए सिविल कोर्ट को लाइक अप्रोच करते हैं एंड सिविल कोर्ट यहाँ पे अगर रिसीवर अपॉइंट नहीं करता है तो मैजिस्ट्रेट साहब खुद भी कर सकते हैं, एंड वो रिसीवर जो है उसके पास पावर जो होगा वो सीपीसी के अंदर लाइक जो पावर दिया गया है वो वाला पावर होगा, एंड वो कैसे पावर को एक्सरसाइज करेगा इट विल बी रेगुलेटेड बाय द मैजिस्ट्रेट. Provided that in the case of a receiver being subsequently appointed in relation to the subject of dispute by any civil court, the magistrate shall order the receiver appointed by him to hand over the possession of the subject of a dispute to the receiver appointed by the civil court, and shall thereafter discharge the receiver appointed by him, may make such order incidental or consequential orders as may be just. Basically यहाँ पर ये है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने यहाँ पर रिसीवर अपॉइंट कर दिया था एंड सब्सिक्वेंटली सिविल कोर्ट ने भी रिसीवर अपॉइंट कर दिया, तो सिविल कोर्ट का रिसीवर जो होगा वो
अथॉरिटी में होगा, और जो प्रायर मैजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट, प्रायर रिसीवर का अपॉइंटमेंट हुआ था बाय द मैजिस्ट्रेट, वो जितना भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी अपने पास रखा था वो सिविल कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड रिसीवर को भेज देगा। ठीक है। 166 डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। वेन एवर एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर और अपॉन अदर इंफॉर्मेशन दैट अ डिस्प्यूट लाइकली टू कॉज अ ब्रीच ऑफ द पीस एग्जिस्ट रिगार्डिंग एनी अलीज्ड right of user of any land or water within his local jurisdiction, whether such right be claimed as an easement or otherwise, he shall make an order in writing stating the grounds of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute to attend his court in person or by an advocate on a specified date and time and to put in written statements of their respective claims. Not very relevant. ठीक है, आगे पढ़ते हैं। For the purpose of this subsection, the expression land or water वही same चीज है। The magistrate shall peruse the statement so put in, here the parties receive all such evidence, वही same चीज again कह रहा है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ना, ये डील करता है उन सिचुएशन से जहां पे किसी पर्टिकुलर लैंड या वाटर को लेके पब्लिक राइट का डिस्प्यूट है। क्लॉज 3, इफ इट अपीयर टू सच मैजिस्ट्रेट दैट सच राइट एग्जिस्ट, ही मे मेक एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग एनी इंटरफेरेंस विद द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट, इंक्लूडिंग इन ए प्रॉपर केस एन ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट। ठीक है, provided that no such order shall be made where the right is exercisable at all times of the year unless such right has been exercised within 3 months next before the year भी छोड़ दिए। देखिए, अब जो आगे का पार्ट है ना 166 167 ये खाली रीड करने वाला है, इसमें कुछ समझाने के लिए आपको है नहीं मेरे पास। मैं खाली रीड कर दूंगा, इसका हिंदी में आपको समझा दूंगा, ये कह रहा है वो कह रहा है। तो इट्स बेटर कि आप इन सेक्शंस को रीड कर दीजिएगा, बिकॉज इसमें समझाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, सो वी आर डन। इसमें मैं आपको बताया तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कौन सेक्शन आपसे पूछेंगे। ठीक है, आई डोंट थिंक सो 166 इज एनीवेयर रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में, मेंस में भी इनसे सवाल बन के नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पावर की बात हो रही है, तो आपके एग्जाम्स में लाइक चाहे जुडिशरी का हो या एपीओ का हो, कोई रेलेवेंस यहाँ पर ये होल्ड नहीं करता है। 167 भी आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, 165 से एक दो सवाल बन सकते हैं, तो एक बार आप इसको पढ़ लेना रिसीवर के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, 164 में बस आप टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि 2 महीने का टाइम पीरियड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट यहाँ पे दे सकते हैं एंड 6 महीने उसको फर्दर एक्सटेंड किया सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको और क्या क्या ध्यान रखना है। 163 नॉट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप सीधा 152 पे चले जाइए। ठीक है, 152 में जो जो अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं बस आपको वो पता होनी चाहिए। ठीक है, और कहीं पर भी अगर कोई टाइम पीरियड दिया, जैसे हमने पढ़ा था ना 90 डेज और 120 डेज वाला टाइम पीरियड। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर कोई टाइम पीरियड दिया है तो उसको बस ध्यान रखिए। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो वो आपको स्मार्टली करनी होती है। प्रीलिम्स में आपसे बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते। सारी चीज़ों को दिमाग में रट लेने से ना आप प्रीलिम्स क्रैक कर नहीं पाओगे। तो इट्स बेटर कि जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है खाली आप उन पे ध्यान दो। जैसे जजमेंट्स को लेकर लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई जजमेंट कैसे याद करें। देखो, आप कोई भी एग्जामिनेशन उठा लो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो जजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो 5 या 6 क्वेश्चन ही आएंगे। वो भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि पूछ दे कि इस पर्टिकुलर केस, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है, कौन सा नहीं है। ऐसा कोई सवाल अगर बन के आता है तो किसी भी एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तो अगर आप उनको छोड़ भी दो ना, तब भी आपके मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स बेटर कि प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो पहले तो उसको स्मार्टली करो। देखो, प्रिपरेशन हमेशा मेंस की ही होती है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कोई होती नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भी लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स में कोई बहुत ही सब्सटेंटिव क्वेश्चन नहीं बन के आता है, वहां पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बन के आते हैं। बेसिक क्वेश्चन लाइक आपसे पूछ देगा कितने दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, 187 के अंदर पूछ देगा कि अगर 10 साल से कम के पनिशमेंट वाला ऑफेंस है तो वहां कितने दिन की पुलिस कस्टडी हो सकती है, कितने दिनों में, जो भी लाइक वॉट एवर डेज दे वर गिवन। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहां पर आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप ध्यान में रखें, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको आप ध्यान में रखें। इररिलेवेंट सेक्शंस किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो चलिए वी आर डन विद बीएनएसएस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट करा दूंगा। मुश्किल से 1 घंटा लगेगा वो करवाने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए। प्रीलिम्स में कम से कम 4-5 क्वेश्चन उससे आते ही आते हैं एंड बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, कुछ भी उसमें इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं आपको बता दूंगा एंड अलॉन्ग विद दैट आपको सारे सेक्शन समझा भी दूंगा, उसको रिलेट भी करवा दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, वी आर डन विद बीएनएसएस। I'll meet you in the next lecture with probation of offenders act.